हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मिसफायर्स न्यू एपिसोड। आज जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा टॉक्ड अबाउट टॉपिक है। इंडिया चाइना, यस, लेकिन हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो आपका ध्यान आकर्षित करेगा, चाइनीज वे ऑफ बिजनेस इन इंडिया। और क्या हम इतनी सारी बातें करने के बाद, इतना इमोशन जनरेट करने के बाद सोसाइटी में चाइनीज वे ऑफ बिजनेस को दरकिनार कर पाएंगे? क्योंकि देखने में तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। हम आमंत्रित करते हैं मोहन जी को। मोहन जी पहले भी हमारे साथ कई प्रोग्राम्स में आ चुके हैं, बिजनेस एनालिस्ट है। कई कंट्रीज के साथ बिजनेसेस किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से किए जाते हैं, उनकी क्या सिचुएशंस हैं, उसके बारे में मोहन जी हमें बताएंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं मोहन जी को। मोहन जी, वेलकम टू मिस फायर। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। तो मोहन जी, आज बात करते हैं चाइनीज वे ऑफ बिजनेस इन इंडिया। प्रॉब्लम सर क्या है? मतलब एक तरफ तो सरकार बड़े जोर शोर से बात करती है हिंदुस्तान में आत्मनिर्भर होने की। जब ये बात करी जा रही है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, तो सबको पता है इशारा किस तरफ है। चाइनीज प्रोडक्ट्स की तरफ सीधा सीधा इशारा है। बोलने के लिए हम बात कर सकते हैं कि अमेरिकन बिजनेसेस भी हैं, जर्मन बिजनेस भी हैं, जापानीज बिजनेस भी हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है इंपोर्ट में हिंदुस्तान के, वो कहीं ना कहीं चाइना ही है। और हम बात कर रहे हैं आज ये बात हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ इतना हो हल्ला हुआ कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को आप दरकिनार कीजिए, अपने आप नए अपने हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स को आप ज्यादा तवज्जो दीजिए, लेकिन उसी दौर में हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी हवाएं चलती हैं कि वो चाइनीज कंपनी की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो वहां पे भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चाइना की तरफ की झोली में जाता हुआ दिख रहा है। अभी हाल फिलहाल में आपने न्यूज में देखा होगा, हम बात तो कर रहे थे चाइनीज प्रोडक्ट्स को एक तरह से मार्केट सबॉट कर देने की, लेकिन Xiaomi की जो सेल है वो कहीं भी ऐसा दिखा नहीं रही है। उसको जितना चाहिए था वो उतनी सेल उठा के ले जा चुकी थी, उसकी सेल को ऑफ करना पड़ा, उसके सारे प्रोडक्ट्स बिक गए थे। तो सर, क्या क्या हम किसी भी सिचुएशन, पहला सवाल मेरा ये है, क्या हम किसी भी सिचुएशन में इस पर्टिकुलर सिनेरियो को चेंज कर सकते हैं? और दूसरा सवाल जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या चाइना ऐसा क्या कर रहा है, चाइना जो कॉम्पिटिटिव नहीं हो पा रहा है, या तो हिंदुस्तान या कोई और कंट्री जो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को ले सके? क्या वो टेक्निकली इतना एडवांस है? क्या उनकी लेबर कॉस्ट इतनी कम है, या हिंदुस्तान की लेबर कॉस्ट इतनी ज्यादा है, या किसी और कंट्री की लेबर कॉस्ट इतनी ज्यादा है, या प्रोडक्ट इतना ही बढ़िया है उनका कि हम लोग बार बार अपने कॉन्ट्रैक्ट्स उनकी झोली में डालते जा रहे हैं? तो मोहन जी, अगर इस पर आप बात कर सकें, उसके बाद हम आगे इसको बढ़ाएंगे बाकी फैक्चुअल बेसिस पे भी, और जो डेटा है उसके बेसिस पे। अगर हम कहें टेक्निकली, तो टेक्निकली मैं नहीं कहूंगा कि चाइना बहुत ज्यादा एडवांस्ड है या सबसे ज्यादा एडवांस्ड है। आज की डेट में टेक्निकली बहुत सारी कंट्रीज एक लेवल पे हैं, एडवांस्ड हैं। इंडिया भी टेक्निकली एडवांस्ड है कई कई सेक्टर्स में, बट चाइना इसलिए कह सकते हैं कि बाजी मार जाता है या कॉन्ट्रैक्ट्स इसलिए उठा लेता है क्योंकि उनका प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। और और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है चाइनीज गवर्नमेंट पॉलिसीज। चाइनीज गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बना रखी हैं कि उन्होंने ग्लोबल मार्केट को हर हाल में कैप्चर करना है, और किसी भी तरीके से लोकल इंडस्ट्रीज को, नॉट ओनली इन इंडिया लेकिन सारी दुनिया में हर कंट्री में, उन्होंने इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग को खत्म करना है, दबाना है। उस चीज को करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट, अगर उनको जरूरत पड़ती है तो वो अपने प्रोडक्ट्स को सब्सिडाइज भी कर देते हैं, गवर्नमेंट फंडिंग भी कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन सर, ताकि वो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव हो जाए और वो कॉन्ट्रैक्ट जीत लें। और इंडिया में क्या है, अगर आप देखेंगे कि मोस्टली जो आप बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि हमारा टेंडरिंग सिस्टम होता है, विच इज वेरी गुड, ठीक है, टेंडरिंग उसमें। लेकिन हमारे उसमें क्या होता है कि टेंडर में दो फैक्टर्स होते हैं,
L1 and T1. L1 is lowest price and T1 is technically your number one. तो जितनी भी कंपनीज टेंडर में पार्टिसिपेट करती हैं तो उसमें वो पहले देखते हैं कि हाँ टेक्निकली मैच कर जाए रिक्वायरमेंट को, टेक्निकली यू क्वालिफाई, यू बिकम T1, टेक्निकली नंबर वन, और उसके बाद में फिर वो आंख बंद करके उन्होंने प्राइस देखना है। तो सबको पता है, आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस से, प्रीवियस परचेजेस से, प्रीवियस प्रोक्योरमेंट से आपको कुछ ना कुछ अंदाजा लग जाता है कि क्या अप्रोक्सीमेट प्राइस है। फिर जो भी इंडस्ट्री प्लेयर्स होते हैं मार्केट में उनको कॉम्पिटिटर्स के बारे में, हर एक के बारे में पता होता है कि उसका क्या प्राइस है, किस देश में क्या प्राइस है। तो अब चाइना ने अपनी पॉलिसी बना रखी है तो वो गवर्नमेंट के हेल्प से वो अंडरकट कर देते हैं, प्राइसेस मैच कर देते हैं, तो उनके प्राइसेस कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। तो हमारे जो भी, लेकिन सर मैं वही उसी बात पे फिर से आना चाहूंगा, वो ऐसा करते हैं तो बाकी कंट्रीज भी तो ऐसा करती होंगी। अगर चाइना इसके ऊपर स्टडी कर रहा है तो जापान भी उसके ऊपर स्टडी कर रहा होगा सर, जर्मनी भी उसके ऊपर स्टडी कर रहा होगा। टेक्निकल अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें कि आपको टनल्स बनाने हैं। जर्मनी में न्यूज़बर्ग में एक यूनिवर्सिटी है जिसका काम मेट्रो के ऊपर ही चल रहा था, जो मतलब मेट्रो ट्रेन के ऊपर, सो ऑफ कोर्स टनलिंग वुड बी अ पार्ट ऑफ इट। जापान टनलिंग बहुत, जापान के पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी उनके पास हमेशा से रही थी टनलिंग की। कई सारी कंट्रीज में वो कर भी रहा है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स वो ले भी रहा है। जर्मनी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है। लेकिन ये फाइट हिंदुस्तान में आके क्यों रुक जाती है सर? यहाँ पर वो भी तब, मुझे ये बात समझ में इसलिए थोड़ा आना मुश्किल है कि ये इस टाइम है जहां पे एक तरह से इमोशन क्रिएट किया गया है, एक हैवी इमोशन क्रिएट किया गया है कि हिंदुस्तान में किसी तरीके से हमें चाइनीज सिचुएशन से बाहर आना है, चाइनीज के बिजनेस प्रोपोगेंडा से भी बाहर आना है, उनके इन्फ्लुएंस से बाहर आना है। और दूसरी तरफ आप एक ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट जो है उठा के उनको दे देते हैं। आपको मैं जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ वो आपको शायद पता होगा, जो दिल्ली से अभी फिलहाल एक टनल निकालने की कोशिश की जा रही है, तो उसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं? हाँ, अब आप देखिए, ये इसमें ऑफ कोर्स करप्शन भी कुछ प्ले करता है पार्ट, बट उसमें अगेन मैं करप्शन पे भी इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा। करप्शन तो है ही एक फैक्टर, लेकिन मैं फिर वही दोष दूंगा कि ये वही L1 लोएस्ट प्राइस का ही प्रॉब्लम है। क्योंकि अब आप देखेंगे जो आप प्रोजेक्ट बता रहे हैं टनलिंग का, इट इज अ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। तो कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में आप देखेंगे या किसी और दूसरे प्रोजेक्ट में भी आप देखेंगे, उसमें एक कोई भी आपका वो होगा तो एक लाइफ स्पैन कैलकुलेट किया जाता है। आप उस टनल को कितने सालों तक एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, उसके टॉलरेंस लेवल्स कितनी ज्यादा होंगी, कितना वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होगा, कितना वो और फैक्टर्स को, क्लाइमेटिक कंडीशंस, दूसरी चीजों को कितना झेल पाएगा। तो इसमें वही है कि टेक्निकली आप 100% चीजों को नहीं डाल सकते हैं। अब आप जापानीज को ले लीजिए या जर्मन्स, जो आप बोल रहे हैं जर्मन्स को ले लीजिए, वो अपने टॉलरेंस लेवल्स और वो एक्सप्लॉइटेशन दी नंबर ऑफ इयर्स की हमने उस टनल को, वो लोग प्लानिंग करते हैं कि हमने उस टनल को कम से कम 100 साल तक यूज करना है। 100 साल तक उसमें मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इतना दूर का नहीं सोचते हैं, और चाइनीज भी इतना दूर का नहीं सोचते हैं। चाइनीज आपको पता है कि आज लिया, आज अपना पर्पस सॉल्व हो गया, उसके बाद में उसको उठा के फेंक दिया। तो ठीक है, आज टनल बन जाएगा, आपको टनल मिल जाएगा, लेकिन वो 100 साल तक आपका नहीं चलेगा। वो शायद आपको 20 साल बाद उसको कुछ ना कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, या और कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सर आपने बोला कि मैं करप्शन को उतना तवज्जो नहीं दूंगा, लेकिन अगर हम बात करें चाइनीज बैंक्स की जो हिंदुस्तान में अभी हैं, और चाइनीज इन्फ्लुएंस की ब्यूरोक्रेसी में या डिप्लोमेसी में, तो उससे तो हम मना नहीं कर सकते। तो क्या किकबैक्स जो है, किकबैक्स इसमें एक बड़ा रोल प्ले नहीं करता है? मैं आज की बात इसलिए कर रहा हूँ, ये पहले भी होता रहा है, लेकिन आज की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, आज सिचुएशन डिफरेंट है सर। आज की जो सिचुएशन है, एक तरफ पब्लिक
हो हल्ला कर रही है कि चाइना का माल नहीं लेना है जी, मोबाइल नहीं लेना है, हमें डस्टबिन नहीं लेना है प्लास्टिक का बना हुआ चाइना से, सारे। खाली खाली बोलने मैं से वही नहीं बोल रहा हूँ होता ना है सर, ना। खाली इमोशन, बोलने इमोशन खाली क्रिएट बोलने से किया नहीं गया होगा। है, इमोशन तो क्रिएट कर दिया गया है। हाँ हाँ मार्केट में हाँ एक वैक्यूम तो आपके पास अभी भी नहीं बना है, प्रोडक्ट आपका अभी भी पड़ा हुआ है चाइनीज। अगर आप यस जाके लेते यस हैं, जैसे हमारा पहला डिस्कशन एक बार हुआ भी था, रशिया हाँ से हमारे साथ जुड़े थे रामेश्वर जी ने भी ये बात बताई थी कि रशिया ने एक बार ऐसा किया था, उन्होंने मार्केट में वैक्यूम क्रिएट होने दिया और उसके बाद वहां के लोगों ने हाँ अपने प्रोडक्ट्स बनाए, तो वैसा जी वैक्यूम जी तो जी क्रिएट हो नहीं रहा जी है। जी। ठीक है, तो आप अभी भी। उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत टफ स्टैंड लेना पड़ेगा उसमें एग्जैक्टली फिर। माय पॉइंट सर। तो या तो गवर्नमेंट कैटेगरिकली मना कर दे कि हम लोग चाइनीज कंपनीज को पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे टेंडर्स में, जो कि अभी लेटेस्ट हो रहा है। पिछले कुछ एक दो दिनों में गवर्नमेंट ने कुछ फैसला ले लिया है कि हम चाइनीज कंपनीज को बिल्कुल ही बाहर कर देंगे इसमें टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके। तो इस तरीके का कुछ हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। और वही अगर कंज्यूमर मार्केट में हुआ तो आपको पब्लिक को भी ये झेलना पड़ेगा कि ठीक है, जो घर में सामान है वो नहीं फेंकेंगे, लेकिन आप नया खरीदने नहीं जाएंगे और मार्केट में नया इंपोर्ट करने का या नया बेचने का उसको अलाउ नहीं करेंगे। आप अपने आप बिल जब इंपोर्ट नहीं होगा तो कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट उसका ढूंढना पड़ेगा। जो अब सर, अब जो बिल्कुल जो आप ना, आप मजबूरी बिल्कुल मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो जाएगा। फिर कुछ ना कुछ उसका सर, आप उसका कुछ बिल्कुल ना कुछ। उसी उस पॉइंट पे ले आए हैं। देखिए, मैं चाहता था कि हम कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट में पहुंचे। आप बिल्कुल सही बात है कि ठीक है, अगर गवर्नमेंट इस तरह के डिसीजंस लेती है, देयर इज अ वैक्यूम दैट गेट्स क्रिएटेड, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन कंपनीज और फॉर डिफरेंट कंपनीज विच माइट अलाई विद इंडिया, जिनका अलायंस इंडिया यस के साथ हो, जिनको उस तरह के सब्सिट्यूट, क्योंकि चाइना के साथ तो आपका कोई अलायंस इस तरह से रहा नहीं है। वो आपसे हाँ पैसा भी लेता था और आपको आंख भी दिखाता था। वो आपसे हाँ पैसा भी लेता था, आपकी जमीन के ऊपर घर बना के बैठा हुआ है। मैकमोहन लाइन जो बनी थी वो शायद पता नहीं किसी नक्शे में है, लेकिन वो किसी बच्चों तक को नहीं पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो वो हाँ, जब आप उससे बात करने जाते हैं, वो बोलते हैं क्या यार, लड़ाई में कहाँ जाना, छोड़ो ना, अपने घर में सबके सब सुरक्षित है। वैक्यूम बन गया सर। ठीक है, वैक्यूम बन गया। अब उसके बाद आपकी कंपनीज, आपकी इंडियन कंपनीज क्या उस कैपेबिलिटी में आएंगी? मेरा सवाल ये इसलिए है सर, और मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल का जवाब इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से दें कि हिंदुस्तान में बहुत अच्छी तरीके से राइज करने वाली कंपनी आईडीपीएल, बहुत अच्छी तरीके से राइज करने वाली कंपनी बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जी जी ये कंपनीज अपनी एक छाप बना चुकी थी। और आज जो इनकी स्थिति है, आईडीपीएल तो खत्म हो गई। जी मेडिकल के का एक तरह से बोलें कि बिजनेस में सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे मेडिसिन ही है, और अगर मैं उसको माफियाइज्म का भी नाम दूं तो मैं गलत नहीं होऊंगा। मेडिकल माफियाइज्म भी चल रहा है। वो तभी होता है सर जब आपके बिजनेसेस बहुत बड़े हो जाते हैं। हम्म दूसरी ओर आप बात कर रहे हैं भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। हम्म बहुत बढ़िया काम, बहुत मतलब हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर एक अच्छी पहचान, एक अच्छी रसूख बना के बैठी थी और खत्म हो गई। जी ये ये बात हाँ कांग्रेस के टाइम पे भी सही थी, ये बात बीजेपी के टाइम पे भी सेम है। मतलब कोई ऐसा चेंज नहीं है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ने ये तक बोल दिया, अगर मैं बात करूं 2009 के इलेक्शंस की, तो उसके बाद ये बात भी गवर्नमेंट ने कही है, या गवर्नमेंट के प्रधान ने कही है कि हम जो सरकार है वो बिजनेस नहीं करेगी, विच इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन पब्लिक सेक्टर को तो बिजनेस करना ही पड़ेगा, राइट? जी लेकिन जी जी हिंदुस्तान, मोटा मोटा देखा जाए तो हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी आज की डेट में अपनी साख खो चुकी है। तो कैसे हाँ वैक्यूम को सर हम अचीव करेंगे? बाकी की कंपनीज जो है, बाहर की कंपनीज जो है, वो तो अपनी मशीन की कॉस्ट भी निकाल चुकी है, वो तो सस्ता हाँ कर देगी। हाँ मुश्किल मुश्किल है, इतना इतना आसान नहीं है ये। और ओवरनाइट नहीं हो सकता है। और इसके लिए हमको इंडिया में कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा। चाइना में उन्होंने इंडस्ट्रीज को खड़ा करने के लिए इन्होंने पहले अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया। पहले अपना घर का ठीक करना पड़ेगा। अगर आपने हवाई जहाज बनाना है
तो आप उसको गैरेज में, अपने वर्कशॉप में या अपने घर के पीछे नहीं बना सकते किसी शेड में। उसके लिए आपको उसी हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो पहले इंडिया को अपनी कुछ और चीजें सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी अपार्ट फ्रॉम योर ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स। आपको आपको एब्सोल्युटली। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा। आपको इंडिया में हमारे वर्क कल्चर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया में वर्क कल्चर वो नहीं है जो चाइना में है और जो किसी और देश में है। तो सर, वर्क कल्चर की आप बात कर रहे हैं, क्या जो कॉस्ट है, कॉस्ट टू लेबर, वो इंडिया में महंगी है क्या चाइना से? जो इंडिया में एक टाइम पे था कि चाइना लेबर कॉस्ट कम था, लेकिन आज की डेट में चाइनीज लेबर कॉस्ट कम नहीं है इंडिया से। क्योंकि चाइना में इतना ज्यादा इंडस्ट्रीज खुल गई हैं और उनका इतना ज्यादा प्रोडक्शन शुरू हो गया था। ये मैं तकरीबन 1-2 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि इतना ज्यादा वो हो गया था कि उनको भी, उनके पास भी लेबर की शॉर्टेज होने लग गई। तो जब लेबर की शॉर्टेज होने लग जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका वो बढ़ जाता, कॉस्ट टू लेबर बढ़ जाता। लेबर वेजेस बढ़ जाते हैं, उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो आपका लेबर कॉस्ट कम कम नहीं हुआ, चाइना में लेबर कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। लेकिन इंडिया में हमारा ये प्रॉब्लम है कि अगर अगर हम ले एक शिफ्ट में हमारा इंडियन लेबर जितना काम कर देगा, अगर आप ले कि चलिए वो फोन बना रहा है, तो हमारे यहाँ इंडिया में एक एक लेबर अपने एक शिफ्ट में 50 फोन बना देगा। लेकिन चाइना में वो लेबर, उसको अगर टारगेट दिया जाएगा तुमने 150 फोन बनाने हैं तो वो 150 फोन बनाएगा। और 150 फोन बनाएगा तो 100% 150 के 150 फोन वर्किंग कंडीशन में होंगे, मतलब ठीक कंडीशन में होंगे। यहाँ हमारे इंडिया में उसने बनाए 50। आपका लेबर कॉस्ट कम है इंडिया में, लेकिन प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत कम है। और प्रोडक्टिविटी बनाए 50, उसमें से 50 में से आपके अगर 10 रिजेक्ट हो गए तो वो भी तो नुकसान हुआ ना। एंड प्रोडक्ट आपके हाथ में 40 आया। तो इंडिया में एक वो भी प्रॉब्लम है। इंडिया में प्रॉब्लम है आपका लेबर यूनियंस, लेबर लॉज। जो अभी अभी जो सुनने में आया है, जो बहुत अच्छा डिसीजन पास किया योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में, उन्होंने ये लेबर यूनियंस खत्म कर दी। क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये वो अपने पीएम के प्रोग्राम के हिसाब से चल रहे हैं कि इंडिया में प्रोडक्शन शिफ्ट करना है, इंडिया में गुड्स बनानी है। तो सबसे पहले ये कुछ बेसिक चीजें अपनी ठीक करनी पड़ेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री को बिजली देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, सड़कें देनी पड़ेंगी, आपका पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स पूरा सब ठीक करना पड़ेगा। आपके पास टाइम पे रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो आप क्या करोगे प्रोडक्शन का? आप लेबर को फैक्ट्री में खाली बिठा के कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन सर, फिर से बात हम वहीं पे आ जाती है, आर एन डी एक बहुत महत्वपूर्ण हाँ, टॉपिक है। आर एन डी की कॉस्ट, अगर हम आज की डेट में बात करें अपनी कंपनीज की, अपनी इंडस्ट्रीज की, आर एन डी की कॉस्ट मैनेज करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो यूनिवर्सिटीज कितना रोल प्ले कर सकती हैं इसमें? इंडिया में आर-एन-डी पे मुझे नहीं लगता है कि कोई पैसा खर्च किया जा रहा है या आर-एन-डी को सीरियसली लिया जा रहा है। आर एन डी इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना के बराबर हो रहा है, ये बोल सकते हैं। कोई इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन चाइना चाइना में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने यूनिवर्सिटीज को, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को, जैसे आईटीआई, इंडिया में आईटीआई कह लीजिए, अपने आईटीआईज को, जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको इसमें बहुत डीपली इन्वॉल्व कर दिया है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बनवाना है, वो आप ले लीजिए, आपको पंखा बनवाना है, तो आप एक आइडिया लेकर जाते हैं एज अ बिजनेसमैन फ्रॉम इंडिया, आपको पंखा बनवाना है। तो आप चाइना में जाएंगे, आप किसी भी फैक्ट्री के पास जाएंगे, आप बोलेंगे कि मुझे पंखा बनवाना है, लेकिन जो तुम रेगुलर बना रहे हो वो नहीं चाहिए, मुझे अपने पंखे में कुछ ऐसे 4-5 फीचर्स चाहिए जो और किसी पंखे में नहीं है। तो वो आप उनको बोलोगे कि आप मुझे ये बना के दो। तो
चाइना वालों ने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपने यूनिवर्सिटीज को, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को, इनको अपने इंडस्ट्रीज के साथ में, फैक्ट्रीज के साथ लिंक कर दिया है, और वो इसको एज एज प्रोजेक्ट ले लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स को दे देंगे कि तुम इसका डिजाइन डेवलप करो, तुम इसका कंप्लीट वो प्रोडक्शन लाइन, प्रोसेस लाइन, इसको पूरा डेवलप करो। तो वो, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हैं और उनको आगे का कुछ फ्यूचर नजर आ रहा है, उनको अपनी डिग्री लेनी है, उनको ग्रेजुएट करना है, एंड फ्रेशर्स का दिमाग हमेशा कुछ नए आइडियाज लाता है, और उनमें ज्यादा ईगरनेस होती है, ज्यादा इंटरेस्ट होता है अपने आप को प्रूव करने का, कुछ नया अच्छा करके दिखाने का, एक्सेल करने का। क्योंकि so is it on commission basis या is it on funding basis? ये fund करते हैं इसको? It is not on commission basis. It is when you जब आप ये ऐसे, जैसे मैंने बोला कि आप ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लेकर जाते हो, तो वो आपको बोलेंगे कि हाँ ठीक है, ये इसको डेवलप करने का हमारा इतना कॉस्ट है, which will be very very nominal, क्योंकि वो लोग इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट फंडेड हैं, वो इंस्टीट्यूट्स बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है एक स्टूडेंट का नॉलेज बढ़ाने में या स्टूडेंट को डेवलप करने में। एक ये भी प्रॉब्लम है। तो वहां पे वो एक मिनिमम कॉस्ट लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स का ऑलरेडी कवर्ड है, सरकार उनके स्टडीज के लिए पैसा दे रही है, उनके कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूट्स को ग्रांट मिल रहा है सरकार की तरफ से, और स्टूडेंट्स इसको एज अ प्रोजेक्ट ले रहे हैं, तो उनका बेसिक कॉस्ट कुछ कवर हो जाए तो चीज बन जाती है। तो ऑटोमेटिकली आप देखिए कि कॉस्ट कितना कम हो गया। इंडिया में R&D डिपार्टमेंट में आपने नौकरी पे रख लिया किसी को, वो उसकी पक्की नौकरी है, पक्की तनख्वाह है, उसने 9 से 5 तक वहां पे उसने बैठ के चाय पीना है, बीड़ी पीनी है। उसकी हाजिरी लग गई है, उसका काम पूरा हो गया है, वो जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है साहब। नहीं हुआ जी, लगे हुए हैं, कर रहे हैं, वो नहीं है। वहां पे ये भी है ना कि अगर उसने कमिट कर दिया कि हाँ पंखा चाहिए, और वो साथ में ऑर्डर भी है कि ये ऑर्डर है, पंखा 1 महीने के अंदर अंदर उसको मैन्युफैक्चर करके सप्लाई भी करना है, तो कैसे दिन रात करके वो स्टूडेंट्स लग के, वो 4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट, वो पूरा का पूरा क्लास, उनका प्रोफेसर, उनका पूरा, वो सारे लग जाएंगे, उसको डेवलप करके दे देंगे, और ताकि टाइम पे वो डिलीवरी हो सके। हाँ, इंडस्ट्री आपको डिलीवर कर दे प्रोडक्ट। तो वो एक पूरा मैकेनिज्म क्रिएट कर दिया है, जिससे कि वो कॉस्ट को मैनेज कर पा रहे हैं। जी। तो ये इंडिया में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप देख लीजिए, आप जापानीज बोल रहे हैं, जापानीज, one of the most successful Japanese companies in India is Maruti Suzuki। आप देख लीजिए, जापानीज लोग अपनी इंडस्ट्री में कोई इन्वेंट्री नहीं रखते हैं, वो अपने इंडस्ट्रीज में सिर्फ एक शिफ्ट का प्रोडक्शन इन्वेंट्री रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे गाड़ियां बन रही हैं मारुति की, तो अलग अलग जगहों से आएगी, गुड़गांव में लाई जाती है, फुजित्सु वगैरह, इन सब। उसमें आपके कम से कम 100 वेंडर्स हैं मारुति फैक्ट्री के, एक गाड़ी बनाने के लिए। मैं 100 बोल रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा कम या ज्यादा हो, लेकिन 100 वेंडर्स हैं जो आपको अलग अलग कंपोनेंट सप्लाई कर रहे हैं। अगर ये फैक्ट्री जापान में लगी होती, तो वो लोग सिर्फ अपने एक शिफ्ट का इन्वेंट्री रखेंगे अपने पास फैक्ट्री के अंदर में, क्योंकि वो अपना स्पेस भी ऑक्युपाई नहीं करना चाहते, कोई डेड स्टॉक नहीं ऑक्युपाई करना चाहते, कोई रखना नहीं चाहते हैं। उनका सप्लाई नेटवर्क इतना परफेक्ट है, उनको 100% पता है कि मुझे इस वक्त ये कंपोनेंट चाहिए, तो वो आपका जो भी एंसिलरी यूनिट है, जो भी उसका सप्लायर है, वो उस एग्जैक्टली उस सेकंड पे आपको लाके दे देगा।
अच्छा, इतना इतना उन लोगों को एक दूसरे के इतना ऊपर बिलीव है। इतना प्रिसिजन है उनका। इंडिया में तो अरे वो गाड़ी साहब वहाँ वो पुलिस वाले रोक ली, वो साहब नाके पे रुक गई है, अरे साहब पेपर चेक हो रहे हैं, टायर पंचर हो गया, आपका वो रॉ मटेरियल नहीं आया, वो पूरी आप उसको सिंगल शिफ्ट का नहीं रख सकते हो, आपकी पूरी प्रोडक्शन लाइन रुक गई। किसी किसी एक कंपोनेंट की वजह से, एक बल्ब नहीं आया आपके गाड़ी का, आपकी पूरी कार खड़ी हो गई, पूरा प्रोडक्शन लाइन खत्म हो गया। इंडिया में वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। वो वो वर्क कल्चर, वो वर्क एथिक्स इंडिया में नहीं ला पा रहे, इसीलिए जापानी इंडियन इंडियन स्टाइल से काम करने लग गए वो। उनका फिर भी सही है, वो तकरीबन अपने फैक्ट्री के अंदर में वो 1 दिन का इन्वेंट्री रखते हैं और अपने स्टोर्स में 3 दिन का इन्वेंट्री रखते हैं, 3 days। तो सर और मैनेज अपने ये वेंडर्स को कहते हैं तुम 1 हफ्ते का इन्वेंट्री अपने पास रखो। लेकिन लेकिन जापान में 1 मिनट का भी इन्वेंट्री नहीं रखते हैं वो, जैसे जिसकी जरूरत पड़ी वैसे तुरंत के तुरंत वो बना के एकदम ताजा ताजा आपको गरमा गरम आपके टेबल पे पेश कर दिया। लेकिन सर एक बात इस बात से एक और बात निकलती है, जब भी ये बात होती है एफिशिएंसी की, तो हिंदुस्तान में तो मतलब जाहिर है सीधा सीधा एम्प्लॉय के ऊपर आ जाता है या वर्कर के ऊपर आ जाती है बात, कि वर्कर्स जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, वर्कर्स उतने स्किल्ड नहीं है। मैनेजमेंट हमेशा ये जो पार्ट है उनकी तरफ डाल देता है। उसके बाद होता क्या है कि एम्प्लॉय के लेवल ऑफ वर्किंग उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, या उसके ऊपर ऐसा प्रेशर आ जाएगा कि उसे अपनी जॉब बचाने के लिए लंबा टाइम तक काम कर रहा है, या उसको टारगेट बेसिस पे ले आया जाता है, टारगेट्स नंबर सिस्टम पे ले आया जाता है, फिर नंबर्स के हिसाब से उसके साथ खेला जाता है काफी समय तक। तो ये सिस्टम क्या किसी तरीके से मदद करता है, ऑन द कॉन्ट्ररी ये बैड इफेक्ट्स ही लाता है? मुझे तो बैड इफेक्ट्स ही इसके दिखते जा रहे हैं, बिकॉज नंबर इज हाँ, समथिंग व्हिच यू कैन ऑलवेज प्ले अपॉन। डेफिनेटली बैड इफेक्ट्स हैं इसके, डेफिनेटली बैड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि एक आप देख लीजिए कि आप उसको कह रहे हैं कि ठीक है आप उसको ओवर टाइम में कर लीजिए, तो ये लेबर यूनियन यही तो चाहता है। जितने भी आपके सरकारी फैक्ट्रीज हैं, पीएसयूज हैं, आप उनमें अगर जाके देखोगे तो बहुत बहुत ऐसी यूनिट्स हैं जहां वो 9 से 5 तक वो सिर्फ अपनी हाजिरी लगाते हैं। वो कहीं पेड़ के नीचे बैठ के सो रहा होगा और 5 बजते के साथ ही फिर वो मशीन चालू होगी काम करने के लिए, क्योंकि उस दौरान उसको फिर ओवर टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। तनख्वाह उसकी बंधी हुई है 9 से 5 की, 9 से 5 वो अपनी सैलरी उठा रहा है, उसमें वो कुछ नहीं करेगा। वो 5 बजे के बाद करेगा जब उसको ओवर टाइम मिलेगा। तो यू आर एनकरेजिंग करप्शन इन दैट। तो करप्शन ही हुआ, आप बिल्कुल। एनकरेज कर रहे हो कि हाँ तुमको हम ओवर टाइम दे देंगे, तुम ओवर टाइम में इसको काम करो। और टारगेट्स में फिर वही हुआ कि हाँ तुमने इतना अचीव कर लिया तो हमने तुमको इतना दे दिया। तो या तो तुम इसको सिंपली उस कॉन्सेप्ट पे रखो कि हाँ 10 पीस बना दिए तो 10 पीस के तुमको इतना मिलेगा, सैलरी मिलेगी ही नहीं, तुमने इतने बनाने हैं, तुमने इतने बना लिए, तुमको इतने मिल गए, उतना पैसा मिल गया, नहीं बना तो नहीं मिला कुछ भी। तो सर चलिए मान which is लेते again हैं, not possible। हाँ, which doesn't seems possible because of the दिस इज नॉट unions पॉसिबल। तो वही है कि अपना वर्क कल्चर और वर्क एथिक्स बदलने पड़ेंगे। बदलने और पड़ेंगे। जब तक वो खुद वर्कर के, खुद लेबर के, इनके या उनके ऑफिसर्स के, जब तक उनको ये जिम्मेदारी नहीं पता लगेगी कि हाँ हमने ये बना के देना ही है, इसको करना ही है। सर बदलेगा तो कैसे सर, जब एक नया लड़का मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ, जब या अपने जो साथ में या सोसाइटी के तो जब एक यूनिवर्सिटी से लड़का निकलता है या लड़की निकलती है अपनी एजुकेशन पूरी करके, वो उसके बाद एक तरह से इंटर्न की तरह किसी कंपनी में जाते हैं, कंपनी में काम करना शुरू करते हैं, तो एफिशिएंसी वाले मामले को बहुत अलग तरीके से लिखा जाता है। एक एक टर्म है सर, अब पता नहीं शायद आप तो उससे वाकिफ हो या ये हमारे ही जनरेशन में आया है कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क इज ओके बट स्मार्ट वर्क इज रिक्वायर्ड। ये सो अब ये मैं फिर उसी पे चला जाऊंगा कि हमारा हमारा फॉल्ट काफी ज्यादा एजुकेशन सिस्टम में भी है। जैसे मैंने आपको बोला नहीं सर, ये कि बच्चे तो उठ के आते हैं, इनको तो जैसा आप बताओगे
इनको अगर एक बार मुझे पता चल गया कि हाँ मुझे नंबर्स कैसे बनाने हैं वो मुझे पता है, लेकिन हाँ आई एम नॉट कनेक्टेड इमोशनली टू माय प्रोडक्शन, आई एम नॉट कनेक्टेड हाँ इमोशनली टू हाँ माय आउटपुट और हाँ, the the respect of my company is a dead thing for me, not a यस living thing, यस, right? So हाँ I would never be able to associate with it. हाँ मैं यस भाषण बहुत अच्छे दे सकता हूँ उसमें, यस यस यस, लेकिन I तो would वो never be able to आप associate with it. वो आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाना सिखाएंगे और वो सिर्फ आपको सिचुएशन से निकलना कैसे है वो सिखाएंगे। वो इंडिया में आपको जुगाड़बाजी सिखाते हैं। आप वही एग्जांपल ले लीजिए जो मैं आपको कह रहा था कि चाइना में वो इंस्टीट्यूट वाले उसको एज अपना एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं कि हाँ इसको हमने करके ही देना है और एट एनी कॉस्ट करके देना है। वो अगर एक स्टूडेंट से होता है या 10 स्टूडेंट से होता है, उसमें प्रोफेसर भी जुड़ेगा, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी जुड़ेगा, हर कोई जुड़ेगा, तो उस प्रोजेक्ट को वो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। तो इसका लेकिन मतलब यहाँ बच्चों तो को कंपनी में जाने से पहले कंपनीज को यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर घुसना पड़ेगा और घुसना उनको पड़ेगा और हाँ, और वो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को वो ज्यादा ज्यादा उसमें इंडस्ट्री के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करना पड़ेगा उनके साथ, क्योंकि आप एक 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 थ्योरी होती है और एक प्रैक्टिकल होता है। एज अ टेक्निकल पर्सन आप भी ये समझेंगे कि एक थ्योरी में आपको कुछ भी पढ़ा दे, लेकिन प्रैक्टिकल उससे बहुत अलग होता है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उसमें बिल्कुल ही अलग आती हैं। तो जब तक आप उस चीज को प्रैक्टिकली नहीं फेस करोगे, थ्योरेटिकली कोई फायदा नहीं। और हमारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं, मोस्टली जो आजकल यही है, सब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में उनको मतलब नहीं है, उन्होंने सिर्फ आपको किसी भी तरीके से कुछ भी थ्योरेटिकल नॉलेज, वो थ्योरेटिकल नॉलेज आपके किसी मतलब का है या नहीं है, वो आपको पढ़ा के बस आपके हाथ में डिग्री दे के उन्होंने जगह खाली करवानी है ताकि अगला बैच आ जाए, अगला फीस ले सके और अगले अगले बैच को आगे पढ़ा बिल्कुल सके। एब्सोल्युटली वर्क जो ये आपके जितने भी आपकी वर्कशॉप्स हैं वो सिर्फ प्रैक्टिकल कंप्लीट कराने का एक तरह से अड्डा बन चुकी है। वहां पे कोई ऐसा प्रैक्टिस करने नहीं जाता, कोई मशीन्स के ऊपर काम करने नहीं जाता, अपने मन से भी बच्चा आज की डेट में काम करने नहीं जा रहा। जो हाँ मशीन्स के ऊपर काम करने वाली बात है वो मैकेनिक्स तक सीमित रह गई है। जी मैकेनिक जी काम जी कर रहा है, जी जी जी, इंजन पे हाथ मैकेनिक लगा रहा है, इंजीनियर नहीं हाँ लगा रहा है। हाँ आपने इस बात का मैं एक एग्जांपल पेश करूंगा। हमारे साथ के इंजीनियर से मैं मैकेनिकल का स्टूडेंट रहा हूँ। तो गाड़ी खराब होने के बाद कॉलेज के कुछ समय के बाद हम लोग निकले थे एक ट्रिप पे। तो गाड़ी खराब हुई, बहुत ज्यादा आवाज कर रही थी एक्सेलरेशन देने के बाद। तो सब बाहर उतरे, मैकेनिक को फोन करने की बात हुई और जो रोड सर्विसेज होती है उनको फोन करने की बात हुई। बोनट खोल के जब हम लोग देखने लगे तो आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता था कि एक्सेलरेटर की वायर कौन सी होती है। हाँ ये सर हाँ ये उन लोगों की बात है जो बड़ी बड़ी कंपनीज में इस टाइम पे मैनेजमेंट में है। हाँ उनको मशीन के बारे में नहीं पता है, लेकिन जैसा आपने बोला प्रोजेक्ट फाइल्स कैसे बननी है, प्रोजेक्ट्स कैसे बनने हैं, प्रेजेंटेशंस कैसे बननी है, बिजनेस आइडियाज कैसे आगे आपको करने हैं। हम्म, तो बिजनेस आइडियाज देने वाले तो बहुत ज्यादा हैं अभी इस समय, लेकिन उसके हम्म, बाद भी बिजनेसेस हो नहीं रहे हैं, कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो किसी और के छत्र छाया में हो रहे हैं, किसी और के पास हो रहे हैं। रिस्क लेने वाला बाहर से है, रिस्क लेने हम्म, वाला बाहर से इसलिए भी है कि उसको फंडिंग्स भी वहां से ठीक ठाक मिल जा रही हैं। हिंदुस्तान में अब बात करते हैं सर फंडिंग्स की। अगर समझ लीजिए हम्म, कल की डेट में आप शुरू करते हैं तो आप अगर हिंदुस्तान के बैंक से लोन लेते हैं तो आपका लोन तो का इंटरेस्ट अलग होगा। और अगर यही चाइना की तरफ से कोई कोई कंपनी आती है, यूएस की तरफ से कोई कंपनी आती है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा। और अब वो बहुत आसान बना दिया गया है, बहुत सिंपल बना दिया गया एफडीआई के बाद से, तो कि हाँ भाई आ जाओ कर लो। आ गया वो वॉलमार्ट हम्म, आपके पास, ठीक है। आपका फ्लिपकार्ट था। एक एक इमोशनल कनेक्ट भी होता है सर बच्चों का, लोगों का, कि हाँ भाई इतनी सारी कंपनीज जो है हमारी दे आर रनिंग। उसके बाद दूसरा हम्म, बंदा भी ट्राई करना चाहता है, कोशिश करना चाहता है। फेलियर्स आर अ पार्ट ऑफ इट विच वी अंडरस्टैंड, बट अगर इसी तरीके से होता रहा तो फिर सर फेलियर्स के लिए कोई जाएगा ही क्यों, धंधे के लिए कोई जाएगा ही क्यों। तो हाँ। उसके बारे में क्या है कि क्या ये सिचुएशन है आज के डेट में जो बिजनेसमैन हैं, आर दे फेसिंग दिस एज अ चैलेंज और दे आर इट इज ओके, इज देयर अनदर वे अराउंड इट? नहीं, इट इज डेफिनेटली अ चैलेंज, इट इज डेफिनेटली अ वेरी बिग चैलेंज। और ये प्रॉब्लम्स तो है ही है, दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स
सो ये तो बहुत मैं तो कहूँगा हैट्स ऑफ टू दी बिजनेसमैन एंड दी बिजनेस हाउसेस इंडस्ट्रीज जो हमारे यहाँ इंडिया में किसी तरह से इन इन प्रॉब्लम से जूझते हुए यहाँ पे इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं। वरना आप यही देखेंगे कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन क्यों खत्म हो गया, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए उससे ज्यादा आसान है वो सीधा उठ के चले जाते हैं, चाइना में ही चले जाते हैं, वहां बैठ के मीटिंग कर लेते हैं और उनको उनका प्रोडक्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट डेवलप हो जाता है एट एट अ वेरी लो प्राइस, 1/10 द प्राइस वो मैन्युफैक्चर होके उनको मिल भी जाता है, टाइम पे आ जाता है, सब कुछ हो जाता है। और यहाँ आप तब तक सिर्फ कंपनी रजिस्टर करवा पाते हैं। और यहाँ पे आप अपने फॉर्मेलिटीज में, लीगलिटीज में पड़े रहते हैं, कंपनी रजिस्टर करते रहते हैं, या फिर अपना वो आपको बिजली का लोड सैंक्शन करवाने में लगे रहते हैं कि आपको इतना लोड चाहिए। वो लोड सैंक्शन तो हो गया, लेकिन फिर वो इतना वो कैपेसिटी ही नहीं है, वो मिलेगा ही नहीं आपको बिजली। आपको 10 मेगावाट की जरूरत है, आपको वो अगर चलो कागज पे सैंक्शन हो भी गया तो वो आप उसके बाद आपको फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इतना 10 मेगावाट का कैपेसिटी ही नहीं है, वो सब स्टेशन से आपको इतना मिलेगा ही नहीं। तो फिर वो कहेंगे साहब हम क्या करें, अभी तो ये सब स्टेशन अपग्रेड करना पड़ेगा। सब स्टेशन अपग्रेड कर दिया, वो कहेंगे अरे साहब पावर हाउस से जनरेशन नहीं हो रहा है, कोयला कम पड़ गया है। वो रूटीन मेंटेनेंस के लिए शट डाउन हो गया है। तो अब ऐसे में वो बेचारा इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेगा? मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट की प्रॉब्लम इनकी प्रॉब्लम नहीं है, वो इनकी प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा एक प्रॉब्लम नहीं है, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट की 10,000 प्रॉब्लम्स हैं। कंप्लीटली अंडरस्टैंड सर। तो सर मतलब बढ़िया रहा, आपने काफी इसमें इनपुट शेयर किए। कोशिश हमारी यही रहेगी कि ये चीजें हम शेयर करें यूनिवर्सिटीज के साथ भी, कॉलेजेस के साथ भी, और अदर इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी, कि कहीं ना कहीं पैचअप करें। कुछ तो करना पड़ेगा सर। जहां बात कर रही है गवर्नमेंट, एक थोड़ी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। थोड़ा सा। जब तक हम मेंटालिटी चेंज नहीं करेंगे, जब तक यूनिवर्सिटीज भी जब तक अपने, ठीक है उनका प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उनका काम है, इट इज अ बिजनेस फॉर देम, उन्होंने पैसा बनाना है, लेकिन पैसा बनाने के अलावा उनकी मेंटालिटी और उनका ये भी ऑब्जेक्टिव, ये गोल होना चाहिए कि हाँ हमने स्टूडेंट को खाली बेमतलब की चीजें पढ़ा लिखा के नहीं भेजना है, हमने उसे यूजफुल बनाना है। ही शुड बी यूजफुल टू द इंडस्ट्री, ही शुड बी यूजफुल टू द सोसाइटी, he should be practical, he should be able to deliver something। और क्योंकि खाली इनपुट जो नॉलेज है आपका किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, जब वो बच्चा एडमिशन लेता है और जब तक वो 3 या 4 साल में जब तक वो ग्रेजुएट होता है, तो जो उसको पढ़ाया गया है, जो उसको सिखाया गया, वो वैसे ही टेक्नोलॉजी रिटर्डेंट हो गई है, वो वैसी आउटडेटेड हो गई है, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। वो एज टेक्निकल पर्सन आप शायद समझ पाएंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नहीं एब्सोल्युटली सर। तो वो हमारे आजकल इतनी जल्दी चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी। वो मेरे ख्याल से आज भी मेरे कॉलेज में वो महीने में इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन रखी हुई है कि आपने एक रॉड लगा दी और वो इम्पैक्ट टेस्ट करती है कि हाँ भाई कि इम्पैक्ट कैसे टेस्ट किया जाता है, लेकिन नथिंग अबाउट इट। उसके बाद वो मटेरियल स्ट्रेंथ हम लोगों को लगता था सिर्फ एक सब्जेक्ट है, वो तो बाद में जब काम करा उसके बाद अलग से पढ़ना पड़ा। और जो आप इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन आपने मेंशन किया, तो जो इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन भी जो आपकी यूनिवर्सिटी ने खरीदी होगी, वो खरीदी होगी जब यूनिवर्सिटी खुली थी। Absolutely, हाँ। और उसके बाद में स्टूडेंट अगर किसी इंडस्ट्री में जाएगा और उसे इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन दे दी जाएगी कि तुम मुझे इस पे इम्पैक्ट टेस्ट करके दिखा दो, वो उस मशीन को चला नहीं पाएगा, क्योंकि वो मशीन ऑलरेडी उस जगह पे वो हो सकता है कि उसका कोई नेक्स्ट जनरेशन या 5-6 जनरेशन आगे की मशीन वो हुआ है सर। और ज्यादा एडवांस हो, वो उसे समझ में ही नहीं आएगा। वो एक्चुअली हुआ है सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। मैक्सिमम उस बच्चे को कॉन्सेप्ट पता चलता है, बट ही हैज नॉट मेड अ मशीन आउट ऑफ इट।
यस एक यस एक यस यस। रॉड दे दी गई है, उसका हाँ आपको इम्पैक्ट पता चल गया हाँ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस पर्टिकुलर रॉड जिसका आपने टेस्ट किया, इसका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अलग किस्म से हुआ था, इसका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अलग किस्म से हुआ था दूसरे का, और आपने ये मान लिया कि हाँ भाई बाकी के सारे भी सही है, बिकॉज यू वर नेवर एबल टू रीड और स्टडी द हीट यस ट्रीटमेंट प्रोसेस एज वेल, यू वर नेवर एबल टू सी हाउ इट वाज क्रिएटेड, बिकॉज यू नेवर टच्ड द मशीन। हाँ, आपके पास समय नहीं है। हाँ, जब तक प्रैक्टिकली आप नहीं जुड़ेंगे इंडस्ट्री के साथ और प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ, प्रोडक्शन लाइन के साथ, तो वो कभी भी समझ में नहीं आएगा, वो कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे आप अपने गोल्स। क्योंकि एब्सोल्युटली। क्योंकि एज आई सेड, थ्योरी एक चीज होती है, प्रैक्टिकल अलग चीज होती है, और प्रैक्टिकल में आपको बहुत हजारों प्रॉब्लम्स आते हैं, हजारों प्रॉब्लम्स आते हैं कि ये हो गया, उसमें प्रेशर कम हो गया तो ये हो गया, उसमें उसमें टेम्परेचर का फर्क आ गया तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेंथ में फर्क आ गया, वो उसमें 10,000 चीजें आ जाती हैं। नहीं, और और हम बहुत उसको खुश होते हैं सर कि जब हमारे बारे में ये बोल दिया जाता है कि पहले हम जिनके हाथों में बीन थी उनके हाथों में आज माउस है, लेकिन हम उसी में खुश हो जाते हैं कि हाँ चलिए आईटी इंडस्ट्री तो है जिसको हम संभाल के बैठे हैं। लेकिन मैं यही पूछ मैं हर बार यही देखता हूँ कि कहाँ संभाल के बैठे हैं भाई। We are just working in it, we are not presenting any new ideas. There were certain people who यस did यस good, but the IT industries which are doing good in India, they are just taking contracts. वो एक हाँ हाँ प्रोग्राम्स, वो कुछ हाँ सिंपल प्रोग्राम्स बना रहे हैं बैंक्स के हाँ लिए, इसके लिए वो कुछ नया यस। प्रोडक्ट नहीं डेवलप कर रहे हैं, एंड और मोर वो ओवर वी आर नॉट able to attach it with the mechatronics or anything. Germany यस is doing pretty well on the other hand, I would say. यस यस Japan यस is doing pretty well, यस। they are doing good, they are bringing in a particular product, they are fighting with different products, we are not. हाँ, वो आईटी इंडस्ट्री में आप ले लेते हैं तो आप इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, वही वही आप ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट के इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं अलग अलग जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफर कर रहा है, हम इंडियंस ही डेवलप कर रहे हैं उसको, लेकिन उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का हमारे अंदर क्यों नहीं आइडिया आता है? चाइनीज चाइनीज टिकटॉक बना लेते हैं, हमारे हमारे इंडियन इतने सारे प्रोग्रामर्स हैं, उनके दिमाग में वो क्यों आइडिया क्यों नहीं आता? नहीं वही सर, आते हैं लेकिन फिर उसके बाद वो मार्केट नहीं कर पाते, चल नहीं वो पाए, हिंदुस्तान ने या बनाए और या तो हाँ। हाँ, या तो मार्केट नहीं कर पाते हैं, या फिर क्या होता है वही सेम, आप आईटी इंडस्ट्री वाले उसको क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर मॉड्यूल दे देते हैं, इस एक सॉफ्टवेयर का ये मॉड्यूल एक तुमने टेम्पलेट, बनाना है, हाँ एक बस। टेम्पलेट तो चिपका दिया तुमने उस। एक मॉड्यूल बनाना है, वो मॉड्यूल किस चीज में लगेगा, वो कहाँ अल्टीमेटली यूज होगा, वो इनको कुछ भी नहीं पता है। वो एब्सोल्युटली। किस एंड प्रोडक्ट में वो लगेगा इनको नहीं पता, वो सिर्फ एक मॉड्यूल के लिए आंसर कर रहे हैं। उनको वो वो एक कोलू का बैल बना दिया है। वो बस वो काम कर रहा है अपना, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो उसकी आंखें बंद है, वो उसी में चक्कर लगाता जा रहा है बस। सो ट्रेडिंग वो नेशन बन के रह गया है वो सर। आगे नहीं देख सकता है, वो आगे देख नहीं सकता है, वो उसके उसके अंदर वो क्रिएटिविटी, वो विजन नहीं आता है। बाहर जो है वो अपना क्रिएटिविटी और विजन के पैसे कमाते हैं। तो सर इसी इंडिया में बात पे क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ नहीं है। मैं इसी बात पे एक और चीज पूछ रहा हूँ। कुछ कुछ लोग हैं जो क्रिएटिविटी पे काम करते हैं, लेकिन वो जो हैं क्रिएटिव बाय नेचर, कुछ लोगों ने, कुछ लड़कों ने ऐसी चीजें करी हैं, शायद हमसे पहले वाली जनरेशन में भी करी होगी, लेकिन आई हैव ऑलवेज सीन मोस्ट ऑफ देम एंडिंग अप। सी, वी आर whenever I give this particular logic to anybody, whenever I'm talking to anybody, इस particular logic को मैं जब लोगों के पास ले जाता हूँ कि काफी सारे जो क्रिएटिव्स हैं वो अच्छा काम करते हैं, बनाते हैं, लेकिन जब वो सक्सेस नहीं हो पाती है चीज, सो टू गेट देयर लाइफस्टाइल ऑन ट्रैक, वो जॉब्स में चले जाएंगे या अच्छे मैनेजर्स बन जाएंगे, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी वहां पे हमने खत्म कर दी है। तो उसके बाद आंसर्स मिलते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो कुछ कुछ लोग हैं। तो अगर हम 100 क्रिएटिव लोगों की बात कर रहे हैं एंड वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड कि नहीं नहीं 2 तो सक्सीड हुए थे ना, ऐसा तो होता है, किस्मत उस पे आ जाता है, या उनको पे हार नहीं माननी चाहिए थी। अभी वो मैंने आपके किस्मत साथ की भी ही बात है, वो आपके किस्मत की ही बात है, वो क्रिएटिविटी नहीं है, वो so सिर्फ then there किस्मत is then we are not talking about a policy, right sir? Moreover, the creativities are very very small, वो छोटी छोटी चीजें क्रिएट कर रहे हैं। We do not have fundings for the है। small creativity, we do not have the यस यस place to bring these particular creativities into the market. Even uh, the the forum that has been created for investing, जो अभी investors आ रहे हैं, वो भी एक पूरे पूरे business module के लिए आ रहे हैं। revenue system किस तरीके से आप generate करेंगे, सब कुछ आपको देना होता है, they put in. But what I am talking about is small parts of creativity that is being generated by these people which are good,
but then if they do not have the business plan, because you have to, तो उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट और उसमें बिजनेसमैन इनका साथ ले सकते हैं, साझा हो हाँ सकते हैं इनके हाँ साथ, वो कहीं दिखता नहीं है सर। हाँ, वो जब तक यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड कंज्यूमर के साथ, इंडस्ट्री के साथ, एंड बायर के साथ, जब तक एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा दोनों का, तो कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड कुछ और होगी, यहाँ पे इन्होंने कुछ और बना दिया, वो इंडस्ट्री वाले कहेंगे ये इस चीज की तो हमें जरूरत ही नहीं थी। There is no concept of dumping as well. चाइना के पास बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है डंपिंग करने का, डंप कर दो मार्केट में, कभी तो उठाएगा। उसमें फिर उनका गवर्नमेंट सपोर्ट है, गवर्नमेंट का बड़ा एक्टिव रोल है। इंडिया में फिर वो गवर्नमेंट का वो एक्टिव रोल नहीं है। या तो एक्टिवली गवर्नमेंट सामने आए कि हाँ किसी एंटरप्रेन्योर ने या किसी नए बच्चे ने कुछ नया चीज डेवलप कर दिया है, नया चीज डिजाइन कर दिया, तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर दे, गवर्नमेंट उसका आइडिया निकाले, उसको कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको कहाँ यूज कर सकते हैं, उसको यूज करने की कोशिश करें। यहाँ तो वही है, ठीक है बना दिया, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा उसको एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया अप्रिसिएशन का कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये चलिए ये आपको सर्टिफिकेट मिल गया, हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, अखबार में नाम आ जाएगा, आप उस अखबार को लेके जाएंगे सर्टिफिकेट के साथ दूसरी जॉब लेने के लिए। बस तो वापस कहानी वहीं आ जाती है कि आपको अच्छी अखबार पढ़ लिया, लोगों ने अखबार पढ़ लिया, उस अखबार को यूज कर लिया भाई लंच रैप करने के लिए, रोटियां रैप करने के लिए, वो चला गया टिफिन में, या फिर वो मूंगफली वाला उसमें वो पैकेट थैली बना के उसमें मूंगफली बेच देता है, वो किसी को कोई मतलब ही नहीं है, हो गया काम खत्म वो। तो मतलब अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम इस डिस्कशन का हम समरी निकालें, तो जहां हम एक तरफ चाइना को बीट डाउन करने की बात कर रहे हैं और एक तरफ आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं, इन दोनों चीजों को अगर हम अलग अलग सेपरेट करके रख दें, तो चाइना का इंट्रूजन हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा अंदर तक है, इस बात को मानना पड़ेगा। बिल्कुल इन्फ्लुएंस उनके बैंक्स का इन्फ्लुएंस है, ब्यूरोक्रेसी में उनकी फ्रेंडशिप्स हैं, उन लोगों के फ्रेंड्स हैं, एवरी लेवल दे हैव देयर पीपल इनसाइड, प्लस सोशली भी वो सोशल प्रोपोगेंडा भी। जब मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि जब सोशल प्रोपोगेंडा करने वाले लोग तक सर हिंदुस्तान के अंदर से ही उनके पास हैं। ऑफ कोर्स देयर आर पार्टीज व्हिच आर एक्चुअली वर्किंग फॉर देम। बिल्कुल। तो बिजनेस की बात तो बहुत, गवर्नमेंट that is the Chinese government which is influencing, that is how the government helps, this is क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे ये नहीं हो सकता है, इन चीजों पे उनकी चाइनीज गवर्नमेंट काम कर रही है कि किस तरीके से लोकल लॉज कैसे बदलवाने हैं किसी भी कंट्री में, चाहे इंडिया में हो चाहे किसी और कंट्री में हो, वहां के कानून अपने फायदे के लिए कैसे बदलवाने हैं, इतना तक कि अपने फेवर के कौन से ऑफिसर्स को किस पोस्ट पे पोस्टिंग करवानी है ताकि उनको फेवर मिल जाए, ये गवर्नमेंट लेवल पे उनके यहाँ से काम होता है। एब्सोल्युटली। और एक बात ये रही, बैंक्स इनके एस्टैब्लिश हो चुके थे हिंदुस्तान में, किसी को वो नजर नहीं आया किस तरह से उनके बिजनेसेस, जिन बिजनेसेस में वो फंड कर रहे हैं, लॉस में वो फंड कर रहे हैं, बट दे स्टिल कीप ऑन फंडिंग, वो समझ में नहीं आया। हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के अंदर ये जा चुके हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज स्पेसिफिकली उनके लिए बाहर आके बात करती है, सामने आके बात करती है, पीएचडीज कुछ इस तरीके से हो रही हैं। उसके ऊपर किसी को जब ये बहुत ज्यादा हल्ला मच जाता है, उसके बाद ये बात समझ में आती है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट all the parties which have come into the power. It was the same with Congress, it is the same with BJP as of now. Halka fulka halla. And this story is not only in India. This problem with China is in all the countries, in many other countries also. US में सर ये देखा है, अभी US में जो चाइनीज कंपनीज कही थी, जब इन्होंने उसके ऊपर अपना काम करना शुरू करा, तो पता चला उनके शेयर्स एकदम से ही डिप मारे, क्योंकि वहां पे कुछ रहे हुए लोगों ने उनके शेयर्स खरीदे, वो बढ़ाया, उसके हिसाब से पैसा वहां से आउट करा, अफ्रीकन कंट्रीज में उन लोगों ने इन्वेस्ट किया। आज की डेट में उन्हीं अफ्रीकन कंट्रीज के लोग बड़ी बड़ी पोजीशन में हैं आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। तो जब भी चाइना के खिलाफ बात हो, या चाइनीज, मैं बोल रहा हूँ चाइनीज पॉलिसीज के खिलाफ बात हो, नॉट एज अ कंट्री बट पॉलिसीज के खिलाफ हो, तो वो ट्विस्ट करने में उनको मदद मिल जाती है, क्योंकि वो उस कंट्री के को बजट को वो एक तरह से इन्फ्लुएंस कर देते हैं। जी इंटरेस्ट छोड़ देंगे या कुछ कर देंगे। सो दिस हैज बीन द गेम, दिस हैज बीन द गेम प्लान। एंड इन इंडिया
also the story is going to be somewhat in the same scenario. वो बात हाँ अलग है, हाँ हिंदुस्तान के लोग थोड़ी यस सेविंग्स यस करके चलते हैं, बट फॉर हाँ मतलब कितना कितना टाइम तक वो चलेगा. these are तो the side effects and repercussions of globalization, you can say. but then nobody tied your hands, nobody tied your tongue, nobody there was nobody from somewhere else who was just twisting with your mind, with your brains. You But have that to is be ready for it. it is the democracy. It is the democracy. The excessive democracy, I think, is also not too good. हाँ सर, घर के अंदर तो डेमोक्रेसी नहीं चलती ना. घर के हाँ, अंदर तो आप माँ को कुछ बोल दोगे तो चप्पल ही उड़ती हुई आएगी. excessive democracy is also not good. जैसे मीठा खाने में अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा मीठा आप खा लो तो वो शुगर हो जाता है मैं आपको. वही तो बोल रहा हूँ ना सर, सिर्फ वही पॉलिसीज वही तक या लोगों को गवर्न करने तक के लिए डेमोक्रेसी ठीक होती है, लेकिन कुछ जगहों पे जी आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं. बिल्कुल घर के अंदर बिल्कुल तो डेमोक्रेसी नहीं चलती ना सर. आप अपने बिल्कुल घर में बिल्कुल डेमोक्रेटिक नेचर रह के बिल्कुल तो आप घर नहीं चला सकते ना. अगर आप अपनी माँ को कुछ बोलोगे तो हमें तो चप्पल उड़ती बिल्कुल हुई आती थी सर, आज भी आती हैं. बिल्कुल और हाँ किसी के सबके घर का ये हाल है. डेमोक्रेसी हाँ इज हाँ नॉट इन योर हाउस. इफ यू वुड से सो, यू वुड यस बी थ्रोन आउट ऑफ योर हाउस, अदरवाइज योर यस हाउस इज गोइंग टू कोलैप्स. आपका यस घर यस यस आपका घर तबाह होगा, कोई बचा नहीं सकता है, हाँ क्योंकि हाँ हाँ देयर आर डिफरेंट राइट्स. वो राइट्स बाकी और पैनलों के हिसाब से नहीं चलते हैं. तो यस कंट्री में भी वही सिनेरियो ना. इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ सर, किसी ने हाथ तो नहीं रोका है. द हाँ डिसीजन तो ये मेकिंग I I डिसीजन मेकिंग हैज बीन सेंट. हाँ, I will go back again what I mentioned, that it is a very good step taken by CM Uttar Pradesh, Yogi Adityanath ji. The very first step that he took in this is to make reforms in the labor laws and the disassociation of the labor unions from the day-to-day activities of No, the it seems to industry. be, it seems to So be a good thing, but then again कुछ उसके ऐसे ऊपर step भी. by step. This is one step. This is only one step. Very बट देन सर, one गवर्नमेंट small को ये भी step. देखना होगा कि कुछ कुछ वजहों से, जिनकी वजह से यूनियन क्रिएट होती थी, कि इनजस्टिस ना हो, हैरेसमेंट ना हो. ऑल्दो दैट इज अ पार्ट ऑफ द that is the part of your constitution, that is a part Yes. of your laws, labor laws and everything. But गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि लोग जो इससे ज्यादा अगर कहीं हैरेस होते हैं तो वो उनको न्याय मिलना आसान हो, ये उनको But देखना see, पड़ेगा. for that the courts are there. And आज की डेट में आप देखेंगे कि ये शायद एक लेबर यूनियन की जरूरत थी, एक यूनियन नेता की, लीडर की और लेबर यूनियन की जरूरत शायद आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले इस देश में थी, जब लेबर अनएजुकेटेड थी, इलिटरेट थी. आज की डेट में हर वर्कर को, हर काम करने वाले को अपने बेसिक राइट्स और अपने देश के बेसिक लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है. और नहीं तो उसके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके मदद के लिए और तैयार रहता है. वो जाके कंप्लेंट कर सकता है. आप दूसरे सिस्टम्स को स्ट्रांग बनाइए, आप अपना लीगल सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रांग बनाइए कि हाँ, अगर कोई इस तरीके की कंप्लेंट लेकर आता है तो इट हैज टू बी एड्रेस्ड प्रॉपरली, वेदर बाय द पुलिस और वेदर बाय द local administration or by the courts of law. They should take action. Why you have to go through these middlemen? They are middlemen. You have created middlemen for them. नहीं आप सर, ये तो उसका रिपरकशन ही था ना. आप एक तरफ से आप बात कर रहे हो कि ये बिचौलियों को हटाना है. ये बिचौलिए ही हुए हैं ना जो आपके बीच में कि हाँ ठीक है, तो सर ये आए ही तो इसलिए ना. तू शट डाउन कर दे, प्रोडक्शन बंद कर दे, तू यहाँ बैठ जा, चिल्लाता रहे, धरना प्लेकार्ड ले ले, मैं जाके बात करके आऊंगा तेरे लिए. तो अच्छा, उसमें ना इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है ना उसका प्रॉब्लम. लेकिन सर ये बात आई ही इसलिए क्योंकि जो उस समय जो गवर्नमेंट थी या अभी भी जो है, लोग अपने गवर्नमेंट तक पहुंच नहीं पा रहे थे या गवर्नमेंट उनके साथ में खड़ी हो नहीं रही थी. बट आई थिंक दिस इज अ गुड मूव if the other platforms are getting improved as well. betterment की तरफ कम से कम जाए कि एक जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता एक अलग क्राइम को खड़ा कर देना दूसरे क्राइम्स के लिए. लेकिन सर बात आ रही है इम्प्रूवमेंट की, बात आ रही है नए प्रोजेक्ट्स को लेने की. तो मैं अभी प्रोग्राम को खत्म करने के साथ एक तरफ आपको ले जाना चाहूंगा. मुझे पता है ये थोड़ा सा
अलग है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर भी डालें। सर, एयर इंडिया के बारे में बात हो रही थी कुछ हमारे बीच में अब 2-3 दिन पहले। एयर इंडिया की क्या स्थिति रही है, क्या रही है? बात हुई टाटा के पास से ये आने की, और एक इनिशिएटिव लिया गया था सर, जैसे आपसे भी एक बार बात हुई थी, आपसे भी ये बात हुई थी, तो मैं चाहूंगा कि लोगों को पता चले वो कौन सा इनिशिएटिव था, किसने वो इनिशिएटिव लिया था टाटा के बाद जब वो ये सरकारी हो गई थी, सरकारी के पहले बाद। हाँ, पहले पहले तो इसको टाटाज ने शुरू किया था, इट वाज टाटा एयरलाइंस। उसके दिस वाज इट वाज स्टार्टेड इन 1937 एंड इट वाज प्रॉफिटेबल। In 1937 it started with the maiden flight, first flight from Karachi to Mumbai. Okay. And पहले पहले तकरीबन 40 साल तक, right up to the late 70s, and even yes, up to the late 70s, and Tata's was a very profitable airline. And Tata's no sorry, not Tata's but Air India, क्योंकि उसके बाद में उसको रीनेम कर दिया गया एयर इंडिया में। तो एयर इंडिया ने अपना एक ब्रांड इमेज बना रखा था ग्लोबली, एंड इट वाज एयर इंडिया वाज वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड। अच्छा, महाराजा जो दिखते थे हमें। It was a Maharaja airline. It was truly to its name, a Maharaja airline. Comfort wise and service wise, हर चीज में एयर इंडिया टॉप के पोजीशन में था। लेकिन उसके बाद में फिर वही अपना ब्यूरोक्रेसी शुरू हुई और प्रॉब्लम शुरू हुई। कौन था इसके पीछे? क्या ये सुनने में आया था कि उसके बाद एक प्रोजेक्ट, एज अ प्रोजेक्ट लिया गया? उसके बाद, हाँ, उसके बाद फिर जब राजीव गांधी जी पावर में आए तो उस टाइम उनकी वाइफ को थोड़ा एंगेज करने के लिए, बिजी रखने के लिए वो एक प्रोजेक्ट लिया गया, रीब्रांडिंग ऑफ एंड इमेज चेंज, इमेज मेकओवर, जो आजकल बहुत पॉपुलर है, जो इंटरनेशनल की एक कंपनी का टोटल इमेज मेकओवर, इमेज मेकओवर ऑफ एयर इंडिया, जो कि प्रॉफिट में था। हाँ, उसका इमेज मेकओवर किया उन्होंने, जिसमें कि वो उन्होंने बड़े बड़े डिजाइनर्स को हायर किया, विदेशी डिजाइनर्स को हायर किया, एंड दिस प्रोजेक्ट वाज टेकन अप बाय श्री राजीव गांधी's wife and she was overseeing that project to keep her busy as the first lady of the country. She had to be kept busy. तो उसमें जो एयर इंडिया का जो लोगो था, वो महाराजा, उसको हटा दिया गया। हवाई जहाज सारे रीपेंट कर दिए गए। आपको शायद, अगर आप देखेंगे, ढूंढेंगे इंटरनेट पे, एक हवाई जहाज को रीपेंट करने का कॉस्ट लाखों डॉलर्स में आ जाता है, लाखों, couple of lakh dollars just to paint the aircraft, to repaint the aircraft. आप गाड़ी रिपेंट करने के लिए जाएंगे तो ठीक है, अगर लोकल सड़क छाप पेड़ के नीचे किसी मिस्त्री से रिपेंट करवाएंगे तो शायद 5-7 हजार 10 हजार में आपकी पूरी गाड़ी रिपेंट हो जाए। लेकिन आप कंपनी शोरूम में जाएंगे, आपको पता है कितने में पूरी गाड़ी की रिपेंट होगी। और यहाँ हवाई जहाज का सवाल है, तो फिर पूरे इंटीरियर्स, I mean redesigning everything, right from cutlery, the dresses, जो अंदर कैप्टन्स के ड्रेसेस हैं, जो अदर सर्विस पर्सनल, जो अंदर एयर होस्टेसेस हैं, दूसरा जितना स्टाफ है, उनके नए कपड़े डिजाइन करवाने हैं। वो सर, ये मैं सर्च कर ही रहा हूँ साथ साथ में इसमें, मतलब सिंपली एक गूगल का एक हल्का सा मैंने सर्च मारा था, तो 777 प्लेन जो है, 777 पेड जॉब कैन कॉस्ट $1 lakh to 2 lakhs depending on the number of colors involved. Yes. And a smaller Airbus A320 can cost $50,000 or more. Yes. उस टाइम पे फ्लीट में काफी सारे प्लेन रहे होंगे सर। काफी सारे प्लेन्स, तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि कितना आपका अननेसेसरी खर्चा हुआ। और जो आपके पास जो अगर फाइनेंशियल रिजर्व्स थे, तो वो फाइनेंशियल रिजर्व्स ऑटोमेटिकली खत्म हो गए, खर्च हो गए।
तो यू और उसके लिए शायद आपको पैसा कुछ बोरो भी करना पड़ा सरकार से, क्योंकि इट्स अ बिल्कुल। नेशनल कैरियर। तो हाँ ठीक है, सरकार दे देगी पैसा। आप कुछ अपने अपनी तिजोरी में जो पैसे पड़े हैं वो भी निकाल लिए, कुछ सरकार से भी मांग लिया। और तो उस समय तो हम मांगने में बिल्कुल माहिर थे सर। राजीव गांधी जी की सरकार में हमने फॉरेन से बहुत बहुत कुछ उठाया था। हाँ, तो तो इस तरीके से एयर इंडिया बर्बाद हुआ। वो जो एक इमेज जो क्रिएट हुआ था महाराजा का, जो एसोसिएटेड था कुछ, वो तो उन्होंने उसको खत्म कर दिया। और एंड आपने उसको उसको उसी सेम लेवल पे ले आए कि बाकी बाकी वर्ल्ड एयरलाइंस के हिसाब से। तो बाकी वर्ल्ड एयरलाइंस के हिसाब से देन हाउ डू यू प्ले, यू डोंट हैव एनीथिंग न्यू टू ऑफर। आज की डेट में अगर कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, यू मस्ट हैव सम यूएसपी ऑफ योर ओन, समथिंग न्यू तो ऑफ कोई योर ओन टू ऑफर। फोरसाइटेडनेस, एक प्रोजेक्ट रीब्रांडिंग का किया गया, लेकिन जहां तक वो मुझे समझ में आता वो है नेगेटिव चला गया, नेगेटिव चला गया। कोई फोरसाइट नहीं थी, कोई एक ऐसा सिनेरियो नहीं था जिसमें हम आगे की सोच रखें, मे बी डाउन द लाइन फोरसाइट कुछ नहीं। यही था, मे बी फोरसाइट यही था कि कुछ पैसा खर्च करना है बजट का। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफी सारी चीजें आपने हम लोगों को बताई हैं, और काफी इस डिस्कशन से कम इतना तो है कि अगर हम यूनिवर्सिटीज के पास जाएं, और कहीं ना कहीं कोशिश ये रहेगी कि जो कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर्स हैं, जो उनकी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स को देखते हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स का काम सिर्फ प्लेसमेंट नहीं है, ट्रेनिंग्स भी है, वो वो इंडस्ट्रीज के पास जाएं, उनसे प्रोजेक्ट्स मांगे और उन प्रोजेक्ट्स के साथ यहाँ पे कुछ करें, और ऐसे प्रोजेक्ट्स करें जो कि मार्केट में सेलेबल हो या उनको सेल किया जाए। क्योंकि प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स भी बनते हैं, वो सिर्फ वो या तो कागजों में लग जाते हैं, एक बड़ा सा एक बोर्ड लगा दिया जाता है या एक शेल्फ बन जाता है, उसके अंदर वो प्रोजेक्ट डाल दिया जाता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स की जरूरत नहीं है, चाहे एक बाल्टी बने लेकिन वो बाल्टी मार्केट में सेल होनी चाहिए। एक पूरा हाँ, प्रोजेक्ट, क्योंकि आजकल टेक्निकल यूनिवर्सिटीज एमबीए के साथ ही खुल रही हैं, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं, तो जरूरत है उसकी। अगर किसी तरीके से ये कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज अपना बिजनेस बना रहे हैं, तो कम से कम उस चीज को अचीव करने में मदद करें जो नेशन को चाहिए, जो इकोनॉमी को चाहिए अभी यहाँ पर, और जो पेरेंट्स को चाहिए जिनके साथ ये प्रोमिसेस बनते रहे हैं। आईआईटीज की वर्क लैब्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, वहां से सर्टिफिकेशन जरूर निकलते हैं, लेकिन शायद वो इसमें एक मेजर ब्रदर का रोल प्ले कर सकता है। रुड़की यूनिवर्सिटी इसमें मेजर ब्रदर का रोल प्ले कर सकता है, वेल्लोर इसमें मेजर बड़े ब्रदर का रोल प्ले कर सकता है, लेकिन जरूरत जरूर होगी कि ये प्रोडक्शंस जो हैं वो मार्केट में आना शुरू हो। डंपिंग की स्थिति अगर होती है तो गवर्नमेंट को उसमें इनिशिएशन लेना चाहिए, और खासकर ये इंडस्ट्रियलिस्ट को ही इन स्टूडेंट्स के साथ मिलकर शायद गवर्नमेंट को अप्रोच करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ धन्यवाद। दर्शकों का भी। आगे भी हम आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग लेके आएंगे, आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे मिस फायर के अगले एपिसोड में। लेकिन हाँ, अगर फिर से कहीं कोई खबर बच रही होगी, कोई खबर दबाई जा रही होगी या आंखों से बच रही होगी, तो हम आपके साथ उसको लेके आएंगे। आप और हम बात करेंगे उस विषय के बारे में। तब तक जय हिंद।